नमस्कार। डीडी हिमाचल की प्रस्तुति कृषि दर्शन में मैं डिम्पल शर्मा और मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश एक फल उत्पादक राज्य के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की जीविका का ये प्रमुख साधन है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी है। जी हाँ डिम्पल जी, और हिमाचल प्रदेश के लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो परिवार हैं वो सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं। और साथ ही में भारत में जो विकसित देश हैं राज्य हैं उनकी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को भी रखा गया है और इसका सीधा श्रेय जाता है बागवानी को। डिम्पल जी, बदलते मौसम के साथ ही जैसे हमारे बागबान भाई बहन हैं उन सभी को कार्यप्रणाली में भी बदलाव करना पड़ता है बगीचों में। जी दिव्या, और अगर हम देखें आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है तो आजकल भी बागीचों में बहुत सा कार्य किया जाना है। तो ये जानकारी हमारे जो बागवान भाई बहन हैं उन्हें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना कार्यक्रम में आज हम इसी के बारे में जानकारी लें। जी, आज कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए हैं उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश निदेशालय नवभार से एसएमएस डॉक्टर शरद गुप्ता जी। शरद गुप्ता जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शरद गुप्ता जी से आज हम जानेंगे कि सर्दी के दिनों में किस तरह से हम अपने बागीचों का रखरखाव कर सकते हैं। तो शरद जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर आप कितना ज़रूरी मानते हैं रखरखाव को सर्दियों के मौसम में, जैसा कि आजकल का समय चल रहा है बागीचों के लिए। जी डिम्पल जी, जो विंटर्स में सर्दियों में जो आजकल कार्य होता है सेब के बागीचों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस रखरखाव और इन कार्यों से आपकी फसल कैसी आएगी पूरे साल भर, आपकी जो डिजीज़ मैनेजमेंट है वो कैसी रहेगी, वो बहुत इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें जैसे पेड़ पौधों की काट छांट, तौलिए बनाना, ये बहुत से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि सर्दियों में किए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि सर्दियों में किस तरह के कार्य किए जाते हैं, तो सवाल ये रहेगा कि और कैसे कैसे कार्य, जैसे सेब के पेड़ों में किस तरह का कार्य किया जाता है, आप थोड़ा विस्तार में बताएं। जी, इसमें जैसे सर्दियों में मैंने आपको बताया सेब के पौधों में काट छांट होती है, जो आपके अनडिज़ायरेबल शूट्स होती हैं, बीमारी वाले शूट्स होती हैं, उनको हटाने का कार्य, और तौलिए बनाना, जो बेसिन प्रेपरेशन होती है वो उसमें जैसे गोबर वगैरह की खाद मिलाते हैं, वो आजकल सर्दियों में किया जाता है। उसके अलावा पूरे जैसे आपके झाड़ियाँ काटना वो कार्य, और वृक्षों में चूना लगाना ये कार्य, और बोडो मिक्सचर की स्प्रे, इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने स्प्रे के बारे में बताया, तो आजकल के दिनों में हम कई बार जो है बागवानों से मिलते हैं और हम एक स्प्रे के बारे में बहुत सुनते हैं जिसे ट्री स्प्रे कहा जाता है। तो क्या वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है बागीचों में इस समय में, और आखिर उसका महत्व क्या है? जी डिम्पल जी, जो ट्री ऑयल की स्प्रे है वो बागवान अक्सर आजकल करना शुरू कर देते हैं। जी जो मेरे हिसाब से अभी उचित नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि आज से करीब 15-20 साल पहले कि बागवान भाई जो ट्री ऑयल है उसकी स्प्रे करते थे। जो ट्री ऑयल होता था वो एक क्रूड ऑयल होता था, जैसे फिश ऑयल हो गया, ट्री ऑयल हो गया, वो क्रूड किस्म का ऑयल होता था जिसकी की सर्दियों में स्प्रे की जाती थी। लेकिन अब जो है मार्केट में रिफाइंड ऑयल आ गए हैं जिसे कि हम HMO बोलते हैं। पहले जो ट्री स्प्रे ऑयल आता था, अब हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल आता है जिसे कि ऑल सीजन वेदर ऑयल बोलते हैं। तो सबसे उचित ये रहेगा कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है तो हम भी उसी के हिसाब से चलें। अब टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई, लेकिन हम स्प्रे फिर भी दिसंबर में ही कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है ट्री स्प्रे, जो TSO जिसको हम आजकल HMO बोलते हैं, उसको करने का सबसे बढ़िया समय रहेगा आपका फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में, क्योंकि इसका बड बस्ट से लेके आपके टाइट क्लस्टर तक एक स्टेज रहती है। और सेब में एक इंसेक्ट आता है सेंजोस्केल करके, जो सेंजोस्केल नाम का कीड़ा होता है, इस कीड़े को मारने के लिए ट्री ऑयल का स्प्रे किया जाता है। लेकिन उसमें ये जो ट्री ऑयल की स्प्रे है ये दूसरी स्प्रे से काफ़ी थोड़ी भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि जो दूसरी स्प्रे हम करते हैं वो करते हैं हम जहर से इंसेक्ट को मारने के लिए, जबकि जो ट्री स्प्रे ऑयल है HMO है, इसकी स्प्रे की जाती है जो इंसेक्ट को मारा जाता है। जो सेंजोस्केल होता है वो एक कवर के नीचे छुपा होता है,
तो जब हम ट्री स्प्रे ऑयल की इसकी HMO की स्प्रे करते हैं तो वो उसको कवर को ढक देता है, उसके ऊपर एक तह बना देता है, जिसके कारण वो सफोकेशन से मर जाता है, इंसेक्ट की सांस घुटने से मौत होती है। और अगर हम ये स्प्रे दिसंबर में करेंगे तो इंसेक्ट आजकल एक्टिवेट नहीं रहेगा, लेकिन जब फरवरी मार्च जो मैंने आपको बताया बर्ड बर्स्ट से टाइट क्लस्टर की स्टेज में ये इंसेक्ट बहुत एक्टिव रहता है, तो उस टाइम इसकी स्प्रे की जाए तो वो फ़ायदेमंद रहती है। और इस स्प्रे का एक अन्य पहलू यह भी है कि जो दूसरी स्प्रे होती है उसको तो हम फाइन मिस्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल पतली स्प्रे, लेकिन इससे पूरे पेड़ को नहला देते हैं ताकि एक तह बन जाए और जो आपका सेंजो स्केल कीड़ा अंदर छुपा हुआ है तह के अंदर वो सफोकेशन से मर जाए। इसलिए मेरा किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि बजाय कि सर्दियों में ट्री स्प्रे ऑयल करने के बजाय आप HMO का स्प्रे फरवरी या मार्च में करें। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो है ये सही समय जो है वो फरवरी में रहता है या फिर आप जो है मार्च तक उसे कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, जो बगीचे में है कुछ हमारे जो किसान बागबान भाई हैं वो कुछ तो तने में चूना लगाते हैं, कुछ ज़मीन पर चूना लगाते हैं, तो इसमें क्या महत्व रहता है, क्या अंतर है और महत्व क्या है इसका? देखिए दिव्या, चूने का महत्व सेब की बागवानी में बहुत अधिक है। जो पहले मैं बात करता हूं जो तने पे लगाते हैं, जो हम तने पे चूने का लेप लगाते हैं उससे क्या होता है कि जैसे सर्दियों में पत्ते नहीं होते तो सेब की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सेब के पेड़ पे सीधी पड़ती हैं और जिसकी वजह से उसकी छाल को नुकसान हो सकता है। तो एक तो उसको सेब के तीखी किरणों से बचाने के लिए हम चूने का लेप करते हैं सेब के पेड़ पे, और दूसरा उसमें एक रहता है कि जितना उस पर लेप जैसे ही लेप लगाया जाएगा तो जो कीड़े होते हैं उनको उसकी चमक से वो उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दूर भागते हैं, तो एक हमें वो भी उसका लाभ मिलता है। तो जिन बागवान भाइयों ने इस पे लेप लगाना हो वो इसमें चूना और पानी हो सके तो इसमें नीला थोथा भी मिला सकते हैं, जैसे 800 ग्राम नीला थोथा हो गया, 1 किलो चूना हो गया और 10 लीटर पानी का घोल बना के इसका लेप लगाया जा सकता है पेड़ के तने पे। जी। और दूसरा आपने बताया कि कुछ लोग ज़मीन में भी डालते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम चूना ज़मीन में डालते हैं, अब बागवान भाई अक्सर क्या करते हैं देखा देखी में डाल देते हैं, पड़ोसी ने डाला तो मैं भी डाल दूँ, तो वो थोड़ा गलत है। तो मेरा बागवान भाइयों से आग्रह रहेगा कि आप इससे बचें। जो हम ज़मीन में चूना डालते हैं वो pH को मेंटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पड़ोसी की ज़मीन का pH हो वही आपका हो। तो चूने को ज़मीन में डालने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि pH की जांच करवाई जाए, मिट्टी की जांच करवाई जाए, मिट्टी में जो pH मान होता है उसकी जांच करवाई जाए। सेब की बागवानी के लिए जो सबसे उपयुक्त pH रहता है वो 5.5 से 6.5 के बीच रहता है। तो अगर हमने pH को बढ़ाना है, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे जहाँ पे pH कम है सेब की बागवानी में, जैसे 5 है या 4.5 के आसपास है, तो वो हमने बढ़ाना है, तो उसमें हम चूने को इसमें तौलिए में मिलाते हैं। और इसके जो मिलाने की विधि है, इसमें अगर आपने pH की 0.1 आपने pH इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना है 0.1 pH को, तो आपको 100 ग्राम चूना प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना पड़ेगा। लेकिन जब हम चूना डालते हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, चूना हमें बाज़ार में 2 टाइप का मिलता है, एक बुझा हुआ और एक अनबुझा चूना। तो जो पाउडर फॉर्म में चूना आता है, बिल्कुल बुझा हुआ चूना, उसका इस्तेमाल करें और बिल्कुल तौलिए में इसको डाल के इस तरीके से मिलाएं ताकि आपका पूरे तौलिए में आपका चूना बराबर मात्रा में एक किस्म से मिल जाए और चूने का कण कण मिट्टी के कण कण के साथ मिले। उसकी बैंड एप्लीकेशन ना करें कि जैसे एक बैंड में आपने डाल दिया वैसा ना करें, पूरे अच्छे तरीके से फैला के मिला दें। तो इससे क्या होगा, एक तो कैल्शियम भी चूना सप्लाई करता है जिससे कि सेब में कैल्शियम नामक पोषक तत्व है उसकी आपूर्ति भी काफ़ी हद तक हो जाती है। और दूसरा सबसे अहम रोल रहता है pH मेंटेन करने का। जी, तो डॉक्टर शरद, जिस तरह से आपने pH की बात की, तो चूना डालने से पहले क्या बागवानों के लिए ज़रूरी है कि वो pH का जो लेवल है वो ज़रूर चेक करें? जी बिल्कुल डिम्पल, इसमें मैंने जैसे अभी आग्रह किया कि 2 बागवानों का एक जैसा मिट्टी नहीं हो सकती, एक जैसी मिट्टी जी, तो वो बिल्कुल उससे पहले मिट्टी की जांच करवाएं और pH लेवल को जरूर चेक करें कि उनकी मिट्टी का pH लेवल कितना है। जी,
डॉक्टर शरद, आगे बढ़ना चाहेंगे। आजकल का जो मौसम है सर्दियों का, आजकल हम बागीचों में देखते हैं कि काट छांट का काम जो है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो इसे कितना ज़रूरी मानते हैं आप भविष्य के लिए, जब फल जो है उत्पादन जो है वो बढ़ सके, वो कितना ज़रूरी रहता है? इसमें डिम्पल, जो काट छांट का पहलू है वो सेब की बागवानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जी। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। काट छांट पे निर्भर करता है कि आपकी आने वाली सेब की फसल कैसी होगी। तो हम अक्सर देखते हैं कि बागवान भाई कई बार अनजान प्रूनर को लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं होता। तो ऐसा ना करें। आप जब हम सेब की प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनर के दिमाग में कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे उसको प्रूनर को पता होना चाहिए कि जहाँ वो कट मार रहा है, जिस टहनी को काट रहा है, उस टहनी के काटने से उसमें ग्रोथ आएगी या बीमा बनेगा। ग्रोथ आएगी तो कम ग्रोथ आएगी या ज़्यादा ग्रोथ आएगी। ये सारी चीज़ें प्रूनर के दिमाग में बिल्कुल पहले उसको क्लियर होनी चाहिए जी। और जैसे उसने जहाँ ग्रोथ लेनी है वहाँ किस प्रकार का कट लगेगा। अब जैसे कट की बात हम कर रहे हैं तो इसमें लगभग से 4 से 5 प्रकार के कट होते हैं। एक जो आपका कट होता है जिसमें हम बोलते हैं नॉचिंग, सबसे महत्वपूर्ण कट होता है। नॉचिंग क्या होता है कि हम जो आपकी आंख होती है, आंख के ऊपर कट मारते हैं। उस कट मारने से क्या होता है, जहां हमने टहनी लेनी होती है वो वहां से टहनी निकल जाती है। तो उसमें उस प्रक्रिया को नॉचिंग बोलते हैं, क्योंकि जो आपका न्यूट्रिएंट का फ्लो या सैप का फ्लो होता है वो बड के ऊपर अगर आप कट मारेंगे आंख के ऊपर तो फ्लो रुक जाता है, तो वहां से टहनी बाहर को बस्ट कर जाती है। और इससे जहां हमने डिजायरेबल, जहां हमें ब्रांचेज चाहिए वो स्पेस हम कवर कर सकते हैं नॉचिंग के माध्यम से। और ये काम लगभग फरवरी के आसपास किया जाता है जी। और इसके बाद में अब इसमें देखिए, अगर आप आंख के ऊपर कट मारते हैं तो आपकी टहनी निकलेगी, अगर आंख के नीचे कट मारते हैं तो उस पर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो वाला आपकी जगह। और फिर मैं बात करूंगा स्कोरिंग की। एक कट स्कोरिंग होती है, खासकर पुराने बगीचे। हमें बागवान भाई आते हैं कि जी हमारे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, शिकायत मिलती है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए और इसमें फल नहीं लग रहे हैं, पेड़ों की ग्रोथ खूब जा रही है। तो उनके लिए सबसे कारगर टेक्निक है स्कोरिंग टेक्निक। स्कोरिंग में क्या होता है, जो पेड़ का तना होता है और पेड़ के तने में हम बिल्कुल एक रिंग मार देते हैं, लगभग से 2 से 3 mm मोटा एक रिंग मार देते हैं। और ये टेक्निक है स्कोरिंग टेक्निक, बागवान भाई सिर्फ 15 साल से ऊपर वाले पौधे हैं उसी में अपनाएं, छोटे पौधों में ना अपनाएं। तो उससे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे सेब के पेड़ की एक टेंडेंसी रहती है कि हमेशा ऊपर की तरफ को ग्रो करता है। लेकिन जब हम इसमें स्कोरिंग, जब ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का फ्लो होता है रूट की तरफ जाएगा। तो जब हम स्कोरिंग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो ब्लॉक हो जाते हैं तो उससे बीमे बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और बहुत ही कारगर टेक्निक है। और इस टेक्निक को आप लगभग मई के 2nd या 3rd वीक में कर सकते हैं। और फिर आता है आपका डच कट होता है। एक डच कट खासकर उस तकनीक में बहुत कारगर सिद्ध है। जैसे कि आजकल हाई डेंसिटी का हमारे प्रचलन चला है, लोग काफ़ी जा रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ। तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में क्या है, कोई भी शूट जो है ना, अगर हम टॉल स्पिंडल सिस्टम की बात करें तो उसमें कोई भी शूट परमानेंट नहीं है, उसमें हमें शूट्स को रिन्यू करते रहना है। जो आपकी टहनी तने से 1/3 1/3 मोटी होगी उसको हमने रिमूव करना है। अब डच कट से क्या होगा कि हमने मोटी शूट को तो रिमूव कर देना है, हमने फिर उस पर दोबारा टहनी लेनी है उसी जगह पे। तो उसके लिए डच कट मारा जाता है, हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड होता है वो डच कट। उसमें हम आधा या 1 इंच का स्टब रखते हैं और वहाँ से दोबारा टहनी ली जा सकती है डच कट के माध्यम से। अब जैसे डच कट की बात की, हमें जहाँ पे तो टहनी दोबारा चाहिए तो वहाँ पे हम डच कट मार लेते हैं, लेकिन जहाँ हमें टहनी नहीं चाहिए वो बिल्कुल अनडिजायरेबल ब्रांच है तो वहाँ हम फ्लश कट मार लेते हैं। उस कट को फ्लश कट बोलते हैं, जो कि बिल्कुल आपका स्टेम के साथ सट के जिस कट को मारा जाता है उसको हम फ्लश कट बोलते हैं। अब इसके अलावा मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा, हेड बैक। हेड बैक क्या होता है, हेड बैक टहनी को, ये अक्सर बहुत सारे प्रूनर करते हैं इस चीज़ को, हेड बैक को। हेड बैक से क्या होता है, हेड बैक में टहनी को काट देते हैं। अब टहनी काटनी कहाँ से काटनी है, नीचे से काटनी है ऊपर से काटनी है, वो निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कोई टहनी मेरी 2.5-3 फुट की है,
तो जितना हम उसको डीप काटेंगे टहनी को, जितना उसके ऊपर नीचे कट मारेंगे उतनी ग्रोथ ज़्यादा आएगी, और जितना टॉप पे कट मारेंगे उतना उसमें स्पर फॉर्मेशन होगी। तो प्रूनर भाई हमारे या बागवान भाई ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पे आपने ग्रोथ को रोकना है और आपको स्पर फॉर्मेशन चाहिए, उस जगह पे आप टॉप पे कट मार दें, और जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए वहाँ पे आप डीप कट मारें ताकि आपको ग्रोथ मिल जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं जो प्रूनिंग के समय में ध्यान में रखने होते हैं। बाकी जो आपकी डिजीज्ड ब्रांच है या जो आपकी सनलाइट को हैम्पर कर रही है ब्रांच, उन टहनियों को तो बिल्कुल हटा ही देना है, और साथ में टहनियों की थोड़ी बेंडिंग करनी है। हम तो 90 डिग्री के एंगल पे बोलते हैं, तने से 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एंगल बनता है। आपकी जितने मर्जी बर्फ पड़ जाए वो झुक जाएगी पूरी टहनी, लेकिन टूटेगी नहीं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहता है। और दूसरा, उसमें जो फ्रूट लगता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शूट में जमा हो जाते हैं, वो ज़मीन में लीच नहीं, रूट्स में नहीं जाते। तो बेंडिंग सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे कि सनलाइट की हार्वेस्टिंग भी प्रॉपर होती है। प्रॉपर उसको धूप पड़ेगी, आपके एक एक बीमे को, एक एक फ्रूट को बहुत अच्छी सनलाइट मिलेगी, और जिससे कि आपकी फ्रूट क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होएगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रूनिंग से रिलेटेड दी कि किस तरह से हम अपने पेड़ों को अच्छी क्वालिटी के फ्रूट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड रहेगा कि जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग के जो कटे हुए हिस्से होते हैं उसमें क्या पेंट करना ज़रूरी है, करना चाहिए? हाँ दिव्या, देखिए ये जो प्रूनिंग में कुछ बागवान भाई पेंट करते हैं वो बिल्कुल ज़रूरी रहता है, खासकर जब मोटे कट हों हमारे। जैसे आपका 1.25 इंच या 1 इंच का कट जहाँ पे हमने मार दिया या जहाँ आरी लगा दी, तो वहाँ पे हमें ये पेंट लगाना ज़रूरी होता है, जिसको कि हम बोर्डो पेंट भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है जैसे या कैंकर जैसी बीमारियाँ होती हैं, वो उनके लिए एक एंट्री पॉइंट जो होता है वो बंद हो जाता है, और जैसे पानी वगैरह पड़ता है तो उसको भी वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। जी डॉक्टर शरद, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो पेंट की आपने बात की है इसे घर पर ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है? बिल्कुल संभव है जी। और मैं बागवान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि अगर संभव हो सके तो आप खुद अपने बगीचे में ये पेंट बनाएं। इसमें आपको 1, 2, 3 की रेशो में नीला थोथा, एक भाग, चूना 2 भाग और 3 भाग अलसी का तेल लेना होता है। चूने को एक तवे के ऊपर, बगीचे में से तवा रख दिया और उसके ऊपर गर्म किया और उसको हल्का सा रगड़ा तवे के ऊपर, ताकि उसका रंग नीले से सफ़ेद हो जाए। उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उसकी पानी को हम ख़त्म कर देते हैं। और उसी में फिर चूना मिलाएं 2 भाग, और उसके बाद उसको अलसी के तेल में मिला दें। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप अलसी के तेल में उसको मिलाएंगे तो अलसी के तेल को एक बार उबाल के ठंडा कर लें, अगर हो सके तो 2 बार उबालें फिर ठंडा करें। उससे क्या होगा कि अलसी का तेल और ये जो आपका नीला थोथा और चूना का आपने मिश्रण बनाया है ये उसमें अच्छे से घुल जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, कई बागवान भाई हमने देखा कि जो चूने और अलसी के तेल के मिश्रण को बिना अलसी के तेल को उबाले हुए ही पेड़ों पे लगा देते हैं। तो उससे एक नुकसान रहता है कि जैसे हम लगाते हैं तो वो पेड़ों जो तेल होता है वो बिल्कुल अलग से, जैसे हम बोलते हैं छरना, उस टाइप से शुरू हो जाता है और वहाँ से कैंकर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अलसी के तेल को उबालना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। जी डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जो मिट्टी की जांच है जो सर्दियों में की जाती है, तो मिट्टी की जांच करना क्या ज़रूरी है? बिल्कुल दिव्या, अभी मैंने आपको बताया जैसे पीएच सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पीएच के अलावा और भी महत्वपूर्ण जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी कितनी मात्रा मिट्टी में है, उसकी वो मात्रा जानने के लिए हमें अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। और यदि हो सके तो ये तुड़ान के, जैसे सेब का तुड़ान होता है उससे एकदम बाद करवाएं, या जिन लोगों ने तुड़ान के बाद नहीं करवाई है और अभी तक तुड़ान के बाद कोई खाद नहीं डाली है, वो आजकल भी सॉइल सैंपल ले सकते हैं, मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं। और हमारे डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर की, वहाँ पे इन सैंपल्स को जांच के लिए भेज सकते हैं, ताकि जो वो रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पे वो डिसाइड करें कि उन्होंने कितना उसमें आगे फर्टिलाइज़र या खाद उर्वरक डालने हैं। जी
डॉक्टर शरद, आजकल के दिनों में हम देखते हैं कि जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से जो है बागीचे में गिर चुके होते हैं। ऐसे में इन पत्तों को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि सही से इसका रख रखाव हो सके? क्या इससे खाद बनाई जा सकती है? और कई बार हम देखते हैं कि कई पत्तों में पहले से ही रोग होते हैं, तो ऐसे पत्तों का निपटारा कैसे करें? जी डिम्पल, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया डिजीज़ मैनेजमेंट मैंने बोला था विंटर में, तो ये वो डिजीज़ मैनेजमेंट है। क्या होता है, जैसे अभी पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में स्कैब और मॉर्सोनिना, ये 2 बीमारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका प्रकोप आ रहा है। खासकर अपना ये जो जुब्बल का क्षेत्र है या इससे आसपास लगता क्षेत्र, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं एप्पल स्कैब की। और इसके अलावा प्री मैच्योर लीफ फॉल भी आ रहा है। तो क्या होता है, जब लीफ फॉल होता है तो उसमें बीमारी वाले पत्ते होते हैं, गिरे होते हैं। तो बागवान भाई इसमें पत्तों की खाद बनाने के बजाय उन पत्तों को इकट्ठा कर लें, चाहे रेक से इकट्ठा करें या फिर झाड़ू से या जैसे भी इकट्ठा करके उनको एक जगह इकट्ठा करके नष्ट कर दें। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसमें जो डिजीज़ का इनोकुलम है, जो इन्फेक्शन है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। आपको स्प्रे करने की कम से कम ज़रूरत पड़े। और इसमें हमने देखा है बहुत हद तक, यदि आप पत्तों को नष्ट करते हैं तो बहुत हद तक इन बीमारियों को इसी स्टेज पे नियंत्रित किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, और जानना चाहेंगे कि पेड़ों के विषय में कि जो कुछ जो पेड़ हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो उन पेड़ों को उखाड़ कर जब हम नए पौधे लगाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है हमारे किसान बागवान भाइयों को? दिव्या जी, जब खासकर ये आजकल का समय है, इसमें बागवान भाई नई प्लांटेशन करते हैं। तो हिमाचल में जैसे बहुत सारे ऑर्चर्ड जो हैं पुराने भी हो चुके हैं, तो कुछ लोग उसमें नई प्लांटेशन भी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपने पौधे का चयन करना है वो बड़ी सोच समझ के किया जाए। अब जैसे रूट स्टॉक्स हैं, तो जो रूट स्टॉक में एक M9 रूट स्टॉक आता है, एक हमारे 793 होता है। तो जो आपकी रिप्लांटेशन साइट है वहाँ पे M9 आप ना लगाएं, उसको लगाने से बचें, क्योंकि M9 रिसर्च के आधार पे ये पाया गया है कि M9 का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है ओल्ड साइट में। जबकि जो आपका M793 है वो एक ऐसा रूट स्टॉक है जिसका ओल्ड रिप्लांटेशन साइट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हालांकि M9 और M793 बहुत अपोजिट है। M9 डॉर्फ में आता है और M793 विग्रस में आता है। और जहाँ पे आपका, जिस जगह पे आपका पहले पौधा हो उससे थोड़ा सा हट के आप गड्ढा करें, और यदि हो सके तो गड्ढे की मिट्टी को आप फॉर्मेलिन से ट्रीट करें। उसका उपचार फॉर्मेलिन से करें। 1:7 की रेशो में होता है, 1 भाग आपका फॉर्मेलिन और 7 भाग पानी, और 21 दिन का उपचार होता है। इसमें मिट्टी को उपचारित करके जैसे पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, और उसके बाद 21 दिन के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जी डॉक्टर शरद, आपने हमें सर्दियों में किए जाने वाले बगीचों में जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे निदेशालय उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश नवभार से SMS डॉक्टर शरद गुप्ता जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से सर्दियों के दिनों में हम अपने बगीचों का रखरखाव कर सकते हैं। जी, आज के अंक में बस इतना ही। कृषि बागवानी के अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। आज दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।